हाँ जी दोस्तों भाई, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो मेरे दोस्त, पेपर नंबर 20 सी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के एमसीक्यू अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये अपनी पीडीएफ बुकलेट है। कहाँ मिलेगी दोस्त? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से ले लेना। बाकी मैंने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे भी शेयर करना था शेयर कर दी है ना। ठीक है भाई। यूट्यूब पे सबसे पहले आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है भाई लोग, प्लीज यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके जाओ। इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। जिसने भी ज्वाइन नहीं किए हुए सारे के सारे प्लेटफॉर्म प्लीज 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 ज्वाइन कर लेना, है ना जी। ठीक है, ये बुकलेट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज तुमको मैं बोलना चाहूंगा, अपन ने सबसे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस मॉड्यूल के हैं। उसके बाद पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में डले हुए हैं, है ना। उसके बाद अपने केस स्टडी टाइप के एमसीक्यूज जो आते हैं वो डले हुए हैं इस बुकलेट के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में 50 एमसीक्यू अपन यहाँ पर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, 50 एमसीक्यू करते चले जाएंगे, है ना। ठीक है जी। अब इस एमसीक्यू की मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 20 सी के अंदर कि सर एमसीक्यू में हमको ज्यादा फोकस करना है कि नहीं करना है। पहली चीज बता दूं मेरे दोस्त, अपनी जो बुक है, जो कॉन्सेप्ट बुक मैंने तुमको दी हुई है, सिर्फ वो पढ़ लो, एमसीक्यू की जरूरत नहीं है ना जी। ज्यादा एमसीक्यू में दिमाग मत लगाना इन वीडियोस में, ऊपर ऊपर से जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करते करते ये एमसीक्यू के पूरे एमसीक्यू निपटा देना। ठीक है जी, क्योंकि आपको पढ़ना बुक है, बुक के अंदर से ही सारे एमसीक्यू वगैरह बन के आएंगे। ये सिर्फ ये है कि भाई तुम्हारी डिमांड है, मार्केट की डिमांड है, सर एमसीक्यू नहीं सॉल्व करा है तो भाई लो कर लो, देख लो। लेकिन तुम एक्चुअल में पढ़ना चाहते हो भाई, वो बुक पढ़ लेना अपनी, उसके अंदर से सारे एमसीक्यू आ जाएंगे। ये एमसीक्यू की वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट तुमको नहीं रहेगी। लेकिन भाई तुम चाहते हो, बाद में तुम क्वेरीज करते हो, सर एमसीक्यू नहीं कराया आपने, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, इसलिए मैं तुमको ये दे रहा हूँ। 1.5 की स्पीड पे फटाफट धड़ 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 करते हुए तुम पूरे एमसीक्यू कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और थोड़ी स्पीड से मैं लेने वाला हूँ, है ना जी। चलो, क्योंकि अगर तुमने बुक पढ़ ली तो सारे के सारे एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दो चार छह एमसीक्यूज ऊपर नीचे होंगे भाई, ठीक है, वो कंसिडरेबल है, चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है जी, आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से। ये अपने स्टडी मेट के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी मेट के 50 एमसीक्यू अभी कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 50 करा दूंगा, ऐसे करके पूरा स्टडी मेट के एमसीक्यूज हो जाएंगे। उसके बाद पास्ट पेपर के और इधर उधर के जितने भी थे सब करा दूंगा। ठीक है जी, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर्स आर, एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से बैरियर्स आते हैं? लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, ऑल ऑफ दिस इज द इसका आंसर है भैया। क्या क्या दिक्कतें आती है एंटरप्रेन्योरशिप को? भैया उनको नॉलेज नहीं होती, बिजनेस नॉलेज नहीं होती, मोटिवेशन वगैरह भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? भैया वो सारी की सारी रिस्क उसके सर पे होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। हैव द परसिवियरेंस, उसके ऊपर परसिवियरेंस रहता है, जी बिल्कुल रहता है। पॉजिटिव थिंकर है, पॉजिटिव उसको सोचना पड़ता है, मोटिवेशन रखना पड़ता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर रहने वाला है ना जी। फिर तीसरा वाला है द लॉ ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस इज एप्लीकेबल। ये परसिवियरेंस का मतलब होता है बिल्कुल जिद पर अड़े रहना। क्या परसिवियरेंस का मतलब होता है? जिद पर अड़े रहना, कि भाई तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुमको स्टार्ट करना ही है, कितना ही कोई अपने को डिमोटिवेट करे, अपने को स्टार्ट करना है करना है करना है, दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस। ओके, ठीक है, तो लॉ ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होगा? देखो पेशेंस किस में रखना है और बिल्कुल अड़े रहना है किस चीज में? कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें, भाई कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो बिल्कुल पेशेंस रखो उसमें और अड़े रहना है कि भाई करना है, ये लक्ष्य अपने को अचीव करना है ना। नेविगेटिंग चेंजेस, अपने को कोई सॉरी नेविगेटिंग चांसेस, ठीक है, चेंज चेंज सॉरी, कोई भी चीज को चेंज करना है अपने को, तो भाई अपने को पेशेंस रखना होगा। ठीक है, अभी तुम पहले 12th क्लास में थे, फाउंडेशन में आ गए, तो तुमको पेशेंस रखते हुए पढ़ाई करना होगा। मास्टरिंग स्किल, कोई भी तुम स्किल्स सीखते हो, कराटे सीख रहे हो, जूडियो सीख रहे हो, है ना, तुम स्विमिंग सीख रहे हो, तो पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, है ना जी। चलो फिर भाई चौथा वाला सुन लो यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर कैन फॉलो दिस रूल्स, एंटरप्रेन्योर को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। एक्सेप्ट फेलियर, फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और अपने को लेसन लेना पड़ेगा फेलियर से, बिल्कुल पहला वाला सही है। स्टिक टू समथिंग, समथिंग से स्टिक रहना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पर डटे रहना रहेगा, बिल्कुल। टॉलरेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करके चलना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सिंपल चीजें फटाफट निपटाते जाना। ठीक है, अ गुड डिसीजन मेकर शुड नॉट बी, एक गुड डिसीजन मेकर क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव थिंकर, भाई नेगेटिव थिंकिंग अपने को माइंड में नहीं रखना है। ठीक है भाई, द एबिलिटी एंड सेल्फ एफिशी फॉर entrepreneurship इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल्फ एफिशी को हम क्या कहते हैं? entrepreneurial सेल्फ एफिशी, ESC, entrepreneurial सेल्फ एफिशी। ठीक है, ठीक है भाई, ये तुमने बुक में भी पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि भाई इक्विटी से पैसा लेना है, डेट से पैसा लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा वो यूज करना है, कहाँ से पैसा लेना है, जो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर बनती है उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो कंपनी की लाइफ साइकिल, फॉर एग्जांपल तुमको 1 साल के लिए पैसा चाहिए तो तुम लोन ले लो,
है ना। तुमको अगर लॉन्ग टर्म देखते हो भाई 10 साल 20 साल के लिए अपने 20 साल और 50 साल तक के लिए जाना है तो अपन इक्विटी से पैसा लेंगे। तो कंपनी की लाइफ साइकिल की भाई कितनी जिंदगी अपन कितने अपन कंपनी की लाइफ सोचिए कि भाई 10 साल का कोई प्रोजेक्ट है तो भाई डेट लेके मतलब बैंक से लोन लेके खत्म करो 10 साल में प्रोजेक्ट खत्म काम खत्म। तो लाइफ साइकिल पर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। दूसरी चीज भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब भाई डेट से मतलब बैंक से अपने को लोन मिल रहा है 10% में, ठीक है, और इक्विटी शेयर से अपने को कुछ भी नहीं देना सिर्फ प्रॉफिट देना। तो अपन को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेक करना पड़ेगा कि भाई इक्विटी वाले को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर अपन बैंक से लोन लेते तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस है तो उसमें अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस होती है, ठीक है। तो अपने को सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करना पड़ेगा, जहां से सस्ता होगा वहां से अपन लेंगे। यूज ऑफ लिवरेज। लिवरेज मतलब बेनिफिट लेना होगा अपने को, जी बिल्कुल। जब अपन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग सोचेंगे कि भाई कहाँ से पैसा उठाना है तो अपन कंपनी की लाइफ साइकिल चेक करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करेंगे कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपने को लोन मिल रहा है ना, पेमेंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। यूज ऑफ लिवरेज अपने को लिवरेज चेक करना, अपने को सारे बेनिफिट्स देखना है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है भाई। द पिलर्स ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मॉडर्न तरीके से मार्केटिंग करना। फॉर एग्जाम्पल भाई सोशल मीडिया का यूज करना, है ना जी। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम, यहाँ पे अपन क्या करते दोस्त, मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इनबाउंड मार्केटिंग। और एक होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग मतलब भाई पुराने जमाने में जिस टाइप से मार्केटिंग करते थे भाई, रेडियो पे करते थे, एडवर्टाइजमेंट चलते थे रेडियो पे, ठीक है, टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट चलते थे, हालांकि अभी भी चलते, ठीक है। लेकिन जो न्यू तरीके का इनबाउंड मार्केटिंग है वो मतलब मॉडर्न मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो इसके कौन कौन से पिलर्स हैं, कंटेंट। कंटेंट होना चाहिए, जब आप रील्स बनाते हो वीडियोस बनाते हो तो कंटेंट होना चाहिए। सोशल भाई किन किन प्लेटफॉर्म से तुमको शेयर करना है तो सोशलाइजेशन होना चाहिए। तीसरी चीज है तो सर्च होना चाहिए, हर चीज में सर्च होना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट बनाना है, ठीक है, कौन कौन से हैशटैग्स चल रहे हैं, किस टाइप की वीडियोस ट्रेंडिंग में, सारी चीजों को सर्च करना होगा। तो ये पिलर्स हैं इनबाउंड मार्केटिंग के। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। व्हेन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन आर यूज्ड फॉर मार्केटिंग इट इज नोन एज सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिंपल। एक होता है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग मतलब अपन वीडियो बनाते हैं, रील्स हो गया, ठीक है, कोई भी बड़ी वीडियो बना दी। वॉइस मार्केटिंग में मतलब भाई एफएम एफएम रेडियो से अपन मार्केटिंग करते हैं ना, रेडियो मिर्ची 93.50 उस पर एड वगैरह चलते तो उसको बोलते हैं वॉइस मार्केटिंग, ठीक है। तो अपना आंसर है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है फेसबुक इंस्टाग्राम से मार्केटिंग करना, ओके। सिर्फ सुनो और फटाफट स्पीड से आगे बढ़ते चलो, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, डिसीजन मेकिंग, हाँ जी, डिसीजन लेने वाला होगा, इनोवेटिव होगा, नई नई चीजें सोचेगा, नए नए क्रिएटिव काम करेगा, और फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करके चलेगा। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड रिस्की प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या भाई डायनामिक है, हमारा बिजनेस चला नहीं चला, कब चला कैसा चला, तो डायनामिक है, ठीक है। दूसरी चीज भाई रिस्की है, हाँ जी बहुत रिस्क होता है। तो अपना आंसर बोथ हो जाएगा ए और बी, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स, क्या चीज इन्वॉल्व करता है, फ्यूजन ऑफ कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कैपिटल लगेगा, हाँ जी, टेक्नोलॉजी लगेगा, और ह्यूमन का टैलेंट लगेगा, ठीक है, सब कुछ लगेगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वली एप्लीकेबल। एंटरप्रेन्योरशिप किस में इक्वली एप्लीकेबल रहेगा, बिग बिजनेसेस। एंटरप्रेन्योरशिप अपने को बड़े बिजनेस चलाओ छोटे बिजनेस चलाओ कुछ भी चलाओ, अपने को धंधा वाला माइंड होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर अपने को बनना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि बिग बिजनेस में भी लगेगा एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेसेस में भी लगेगा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी लगेगा अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला दिमाग या फिर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बिजनेस माइंड, सिंपल। Okay, entrepreneurship is a attitude of mind of is the attitude of mind to seek opportunities। entrepreneurship के अंदर क्या चीज होता है, अगर अपन एक entrepreneur बनने जा रहे हैं तो अपन opportunities देखते रहेंगे कि भाई कहाँ कहाँ नई नई अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल रही है। एक कैलकुलेटेड रिस्क, भाई अपने को रिस्क वगैरह लेना पड़ेगा, है ना जी। डेराइव करना पड़ेगा बिजनेस बाय सेटिंग अप द वेंचर, अपने को कोई बिजनेस वगैरह सेटअप करके उससे बेनिफिट लेना है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये सारे एटीट्यूड होता है हमारे एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। ये अपने स्टडी मेट के क्वेश्चन बहुत इजी इजी दे रखे हुए हैं, है ना जी। ये भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइविंग फोर्स फॉर डेवलपमेंट। ड्राइविंग फोर्स फॉर डेवलपमेंट के मैंने तुमको ये बुक के अंदर दे रखा था और मैंने बोला था एमसीक्यू के लिए इसको पढ़ लेना। क्या बोला था, तीन ड्राइविंग फोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप के, पहला है मैनेजमेंट, दूसरा अपॉर्चुनिटी, तीसरा रिसोर्सेज। मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज, तो उन्होंने वही चीज पूछा भैया कौन सा वाला नहीं है, कौन सा ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वही टैलेंट। टैलेंट जो है ड्राइविंग फोर्स नहीं है। चलिए जी, मॉड्यूल नंबर 2 का स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना जी। ठीक है भाई, मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
चलिए, विच फॉलोइंग कंडीशन इज बेनिफिशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन कौन सी कंडीशंस बेनिफिशियल होगी? तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, ठीक है। एक लेस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बोले तो भाई जो अपनी रेगुलेशंस होती है, जीएसटी वगैरह हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो कम होने चाहिए, है ना जी, ठीक है। दैट मीन सपोर्टिव होना चाहिए। तीसरा, टैक्स बेनिफिट, हर जगह से टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिलर ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का क्या पिलर था? स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम थी भाई, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि नए नए स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं, यंग हम जैसे लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप, तो उसके लिए स्कीम निकाली हुई थी। वो क्या करते थे? फंड वगैरह देते थे, हैंड होल्डिंग देते थे, हैंड होल्डिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है, फंडिंग के लिए सपोर्ट करते थे। और इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप, मतलब कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील से तुमने टाइप कर लिया कि भाई स्टील कैसे बनता है वो बता दो, तो जो भी अगर ये सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, भाई लेबर वगैरह उसको टाटा स्टील के प्लांट में ले जाके बता दिया भाई इस तरीके से स्टील बनता है, कैसे बनाया जाता है, स्टील से क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या, वो ज्ञानबाजी थी ना। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज से ये लोग पार्टनरशिप करके रखती है अपनी गवर्नमेंट, जिससे लोगों को नॉलेज मिले, सीख सके। जो अपने जैसे इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बना रखे हुए हैं, स्किल स्टार्टअप स्किल इंडिया करके ऐसा कुछ प्रोग्राम है, स्किल अप इंडिया ऐसा कुछ करके, जहाँ पे क्या स्किल्स सिखाते हैं। तुम्हें कुछ स्किल सीखना है तो वहाँ पे जाके तुम सीख सकते हो, फ्री में सिखाया जाता है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो वहाँ पे जब स्किल्स सिखाते हैं तो तुमको इंडस्ट्री वगैरह में ले जाते हैं, वहाँ पे चीजें भी दिखा देते हैं, है ना जी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है, कि भाई स्टार्टअप इंडिया के 4 पिलर्स हैं भाई। गवर्नमेंट चाहती है फंड देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तुम्हें आगे बढ़ाना, तुम धंधा स्टार्ट करो अच्छे से, है ना जी। समृद्धि 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 स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 25 अगस्त 2021, इसको याद कर लेना, ठीक है। समृद्धि स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 25 अगस्त 2021। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है भाई, बहुत सारी स्कीम्स स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप्स के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है। तो 25 अगस्त 2021 ये याद रखना। एक एस्पायर करके स्कीम चली हुई थी गवर्नमेंट की, तो इन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया। एस्पायर का फुल फॉर्म क्या होगा? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, याद करके रखना। स्कीम ऑफ फॉर प्रमोशन इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस फुल फॉर्म है एस्पायर, एस्पायर का फुल फॉर्म है, ठीक है। अटल मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2015। अटल इनोवेशन मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में, है ना जी। चलिए जी, परमानेंट कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिजिड होती है। परमानेंट मतलब भाई लॉन्ग टर्म है, 10 साल 15 साल 20 साल, तो फिक्स होती है, ठीक है। रेगुलर होती है, रिजिड होती है, रिजिड मतलब फिक्स रहना, चेंज ना होना, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है भाई। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल मतलब भाई, टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 4 महीने, तो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, भाई अपने को लोन चाहिए 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसको बोलेंगे हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। तो भाई वेरिएबल होती है भाई, कम ज्यादा होती रहती है, कभी कम चाहिए कभी ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दीपावली अभी गई हुई है, ठीक है, तो अब दीपावली पे अपने को क्रैकर्स खरीदना है, मतलब 10 लाख रुपए के क्रैकर्स लेके आना, उसकी दुकान लगाएंगे, ठीक है, तो वो 10 लाख रुपए की अपने को कैपिटल चाहिए टेम्पररी बेसिस पर। तो अपनी वही सीजनल हो गई। और वेरिएबल कैसा होता है भाई? अभी फटाके का दुकान लगाया अपन ने तो 10 लाख रुपए चाहिए था, फिर खत्म हो गया, ठीक है, अब अपन बेच बाच के सब कुछ अपन ने 10 लाख रुपए दे दिया, अब फिर कुछ और बिजनेस नया स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल होली आ गई, तो रंग कलर्स अपने को खरीद के लेके आना है, तो अपन 2 लाख रुपए के कलर लेके आए, तो वेरिएबल है, कम ज्यादा होती रहती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, कम ज्यादा, ठीक है। तो इसको ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। पेबल और ट्रेड क्रेडिट को हम क्या बोल सकते हैं? ओपन अकाउंट, मतलब जो अपने क्रेडिटर होते हैं उसको ओपन अकाउंट बोल सकते हैं, प्रोमिसरी नोट्स बोल सकते हैं, बिल्स पेबल बोल सकते हैं, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है ना। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में क्या बोला? कंपनी कितने टाइप की होती है? तो बोले भाई कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, लिमिटेड बाय गारंटी होता है, एक अनलिमिटेड कंपनी होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, सबसे बकवास क्वेश्चन डाला हुआ है ना, ठीक है। फिर है 9 प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के 9 जो प्रिंसिपल है वो आइसेनबर्ग 2010 ने बताया हुआ था, आइसेनबर्ग 2010 में बताया हुआ था, है ना, ठीक है भाई। जियोग्राफिकल इंडिकेटर इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट कब पास हुआ था? 1999, इसको याद रखना, इसको याद रखना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो एक्ट है वो पास हुआ था 1999 में, है ना, 1999 में, ठीक है। चलिए, CGPDTM स्टैंड्स फॉर, ये CGPTM क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म बता दो भाई। ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन, ये भाई स्कीम है भाई,
कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। ये CGPD TM का फुल फॉर्म है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, है ना, याद रख लेना, अगर नहीं हो तुमको याद दो, है ना। चलिए ये मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्या बोलता है अपना मॉड्यूल नंबर 3? भाई द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर मोनिटाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट आर आउटलाइंड इन द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर मोनिटाइजिंग द प्रोडक्ट। मेरे को मोनिटाइज करना अपना प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको मोनिटाइज करना है। अभी मैं फ्री में बेचता था, अब इसको मोनिटाइज करना है तो मैं कैसे क्या करूंगा वो चीज बता दो। कौन कौन सी आउटलाइंस होती है उनको देखना पड़ेगा। एम्फसाइजिंग कस्टमर का एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल ये पेन है, अभी मैं फ्री में तुमको दे रहा हूँ कि भाई इसको चला के देखो, ठीक है। तो तुम लोग चला के देखे, तुम्हारा फीडबैक अच्छा है, तो अब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, मेरे को समझ आया कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं महंगे में बेचूंगा। तो भाई कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, इसको मैं महंगे में बेचूंगा। एक चीज लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस, क्या है भाई, मोनेटाइज करने के लिए अपने को लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस देखना होता है। फॉर एग्जांपल ये पेन 2000 रुपए का है, तो इसकी कितना चलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। तो वो सब चीजें अपने को डिसाइड करना पड़ेगा मोनेटाइजेशन के लिए कि भाई इसकी लाइफ कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइफ है सिर्फ 10 दिन, तो इसको मैं 500 रुपए में बेचूंगा, 400 रुपए में बेचूंगा। अगर इसकी लाइफ 2 साल 3 साल है, उसमें वारंटी भी दे रहा हूँ, तो 3000 4000 5000 का बेचूंगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस है मोनेटाइजेशन करना, है ना। क्रिएटिव इन अप्रोच, कोई क्रिएटिव चीज निकाल के दे दी तुमने, तो उसका तुम महंगा चार्ज करोगे कोई भी चीज। जैसे आईफोन है भाई, हमेशा क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अच्छे क्वालिटी की चीजें लेके आते हैं, तो भाई क्रिएटिव है इसलिए वो चार्ज अच्छा करते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा, है ना, ठीक है भाई। चलो आओ, डैश डिस्क्राइब्स करता है आ सिचुएशन इन विच एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ कंपनी। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है कंपनी को विद लिटिल कैपिटल, रिलाइंग ऑन मनी अदर देन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। खुद के दम पे बिजनेस स्टार्ट करना, बाहर से इन्वेस्टमेंट लोन वगैरह ना लेना, उसको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, है ना जी। खुद के दम पे स्टार्ट करना बिजनेस, उसको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, खुद के पैसे से, है ना। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बूट स्ट्रैपिंग आर मेंशन्ड बिलो। इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर एडवांटेजेस अपन बोल सकते हैं। नो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है बूट स्ट्रैपिंग वाला बंदा। डिपेंड्स ऑन पर्सनल सेविंग, हाँ खुद के पैसों पर डिपेंड करता है, रिलेटिव वगैरह से उधार ले लेता है, चलता है काम। फ्लेक्सिबिलिटी इन द अर्ली ग्रोथ फेज, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी कम ग्रोथ होती, कभी ज्यादा होती, कभी नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम फ्लेक्सिबल करते, प्रोडक्ट चेंज करते, मार्केटिंग चेंज करते, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजल इन्वेस्टर इन इंडिया। एंजल इन्वेस्टर कौन नहीं है, इंडिया में एंजल इन्वेस्टर नहीं है। तो एंजल नेटवर्क करके एक हमारे इंडिया में एंजल नेटवर्क करके स्कीम चलती है, ठीक है, वो एंजल इन्वेस्टर्स है। मुंबई एंजल्स करके एक चलता है, ठीक है। एक हैदराबाद एंजल्स करके चलता है, एक चेन्नई एंजल्स करके चलता है। तो ये क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एंजल नेटवर्क, ये एंजल नेटवर्क क्या है भाई, एंजल नेटवर्क होता है बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनता है, एंजल नेटवर्क में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, और वो लोग फंडिंग देते हैं नए नए स्टार्टअप्स को। तो वो बोल रहे हैं कि कौन सा, क्या बोल रहा है वो लोग कि कौन सा एंजल इन्वेस्टर नहीं है। ये एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन से में कौन से वाले नहीं है। एंजल नेटवर्क करके स्कीम चलती है, ग्रुप है। मुंबई एंजल करके है, हैदराबाद एंजल करके, चेन्नई एंजल करके है, लेकिन एक कोलकाता एंजल करके नहीं है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। एंजल कोलकाता करके कोई ऐसी स्कीम नहीं है ना जी, ठीक है। चलो तो इसका आंसर अपना सी हो जाएगा। फिर है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वाई दी एंटरप्रेन्योर इज, क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय द एंटरप्रेन्योर इज एसेंशियल और यूजफुल। भैया जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है वो एसेंशियल होती है, यूजफुल होती है, तो बोथ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट डैश डॉक्यूमेंट, तो देखो आपके बुक में शायद गलत आंसर दे रखा हुआ है, 34 का आंसर एक बार चेक करने दो। 34 का आंसर इन्होंने ए दिया हुआ था, आपकी बुक में आंसर गलत दे रखा हुआ है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है भाई, एक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट होता है, और रिसर्च का डॉक्यूमेंट होता है। दैट मींस इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। देखो इसको करेक्ट कर लेना। आपकी जो बुक है उसमें शायद आपकी स्टडी मेट में ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट बताया हुआ है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट बताया हुआ है, जो कि आंसर गलत है, तो इसको हटा के अपने को आंसर डी लिखना है। तो 34 का आंसर यहाँ पे भी करेक्ट करना है, इसका आंसर है डी। 34 का आंसर डी है, इसको करेक्ट कर लेना, 34 का आंसर डी लिख लेना, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट किससे बोलेंगे भाई, अपन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे गए तो अपने को क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा कि अपने को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देखो, है ना, अपने को पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा 5 साल की 10 साल का, कि भाई कितना क्या होगा, कितना क्या प्लांट लगेगा, कितनी डेप्रिसिएशन होगा, वो सब चीज। एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे पता पड़ेगा दोस्त कि भाई अपने को कितना पैसा उठाना है, कहाँ से उठाना है। इसे रिसर्च डॉक्यूमेंट है, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिसर्च करते हैं,
कि हमारा प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं है, आगे चलने लायक है कि नहीं, 10 साल में कहाँ पहुंचेगा, है ना जी। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है डेटा एनालिटिक्स इज अ साइंस ऑफ इंटीग्रेटिंग डैश डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, ड्राइंग इन्फेरेंस एंड मेकिंग प्रेडिक्शन टू एनेबल इनोवेशन, गेन कॉम्पिटिटिव बिजनेस एडवांटेज एंड हेल्प स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब इसके आंसर पढ़ो, अपने को क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या बोला? डेटा एनालिटिक्स इज अ साइंस ऑफ इंटीग्रेटिंग हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, स्टैटिक और डायनामिक। मतलब क्या बोला गया? डेटा एनालिटिक्स, अपने को डेटा एनालिटिक्स करना है, मतलब अपने को बहुत सारा डेटा दे रखा हुआ है, उसको एनालाइज करना है और कुछ ना कुछ अपने को आउटपुट देना है। तो वो बोल रहे हैं ठीक है, डेटा एनालिटिक्स एक साइंस है ऑफ इंटीग्रेटिंग डैश डेटा। कौन से डेटा को इंटीग्रेट करेंगे? हेट्रोजीनियस डेटा को अपन इंटीग्रेट करेंगे। हेट्रोजीनियस डेटा को अपन इंटीग्रेट करेंगे। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग जगह का डेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक शर्ट बनानी है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा शोरूम्स में, देखूंगा किस टाइप की शर्ट्स आजकल चल रही। तो मैं रिलायंस ट्रेंड में चला गया, मैं डी मार्ट में जो पीछे रखे होते हैं कपड़े वो देख के किस टाइप के चल रहा है, मैं पेंटालून्स में चला गया, मैं इधर चला गया। हाँ, अलग अलग स्टोर्स में जा रहा हूँ, मतलब हेट्रोजीनियस जगह से मैं डेटा उठा रहा हूँ, अलग अलग जगह से डेटा उठा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भाई अलग अलग जगह से डेटा उठाया। तो डेटा एनालिटिक्स, जब भी आप एनालिटिक्स करोगे तो अलग अलग जगह से डेटा उठाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। और होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर डेटा उठाना। फॉर एग्जांपल, मैं एक शोरूम पे चला गया, वहां का अकेला डेटा उठा के लगा लेके आया कि भाई पैंटालून्स में किस टाइप के कपड़े चल रहे हैं, तो उस हिसाब से बना दिया, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो डेटा एनालिटिक्स में ये चीज नहीं होती है, होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस, अलग अलग जगह का डेटा लेके आते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर एक समरी निकालते हैं, भाई ये अपने को बनाना है ना जी। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड डेटा। 10 साल पहले का कोई डेटा था वो उठा के दे दिया, फिक्स्ड है, तो उसके उसके बेसिस पर डेटा एनालिटिक्स हम नहीं करते। फिर चौथा होता है डायनामिक। डेटा एनालिटिक्स का डायनामिक है, डायनामिक मतलब चेंज होते रहना। डेटा एनालिटिक्स इज अ साइंस ऑफ इंटीग्रेटिंग डायनामिक डेटा। डायनामिक डेटा हम नहीं लेंगे, डायनामिक डेटा मतलब चेंज हो रहा है डेटा, आज कुछ डेटा था कल कुछ डेटा, तो चेंज वाला डेटा हम नहीं लेंगे ना, है ना। कोई भी चीज बार बार चेंज हो रही तो उसका अपन जो आउटपुट जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पाएगा सही से। तो डेटा एनालिटिक्स में अपन हेट्रोजीनियस डेटा लेते हैं, है ना जी। चलिए, डैश एंटाइटल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल टू डिटरमाइन हाउ अ चेंज इन वन में अफेक्ट इन अनदर। सिंपल सुनो, चेंज इन वन में अफेक्ट इन अनदर, इसको बोलते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है? रेग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, एक चीज में चेंज करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज आएगा, ठीक है। अब सुनो, फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है भाई? लार्ज डेटा को हम श्रिंक करते हैं स्मॉल डेटा में। लार्ज डेटा है उसको अपन श्रिंक करेंगे, समरी बना देंगे स्मॉल डेटा में। जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडी मेट थी 400 पेज की, अपन ने अपनी बुक बना दी 200 पेज की, तो इसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस करना, है ना जी। तीसरा क्या बोला गया दोस्त? कोहोर्ट एनालिसिस। कोहोर्ट एनालिसिस किसको कहते हैं भाई? कोहोर्ट एनालिसिस क्या करता है? ब्रेक करता है डेटा को इनटू अ सेट ऑफ सिमिलर डेटा। मतलब क्या बोला गया? फॉर एग्जाम्पल, कोहोर्ट एनालिसिस में क्या होता है दोस्त, कि भाई अपने पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का डेटा है, अपने पास बहुत बड़ा डेटा है, इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स में कि भाई 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके किसी के मार्क्स 50, किसी के 40, किसी के 30, किसी के 80, किसी के 90। तो अपन डेटा को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स में कि भाई 50 के अंदर जितने बच्चे उन सबके नाम यहाँ लिख दो, 50 से 60 के अंदर जितने बच्चे उन सबको इस इधर अपन ने अलग से शीट बना दी कि इधर नाम लिख दो। तो इसको क्या किया, बड़े डेटा को छोटे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बांट देना, उसको बोलते हैं कोहोर्ट एनालिसिस। इसको याद रखना, मैं तुमको याद कराया हुआ है, तुम्हारी बुक के अंदर भी दे रखा हुआ है। चौथा है भाई टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था भाई, टाइम को देख के किया जाता है भाई, कि भाई 6 महीने का अपन स्टॉक प्राइस को अपन क्या कर रहा है, वॉच कर रहे हैं, 3 महीने का वॉच कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं टाइम सीरीज, टाइम को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा हुआ देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस ट्रैक्स डेटा ओवर टाइम एंड सॉलिफाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट एंड अकरेंस ऑफ द डेटा पॉइंट। सिंपल, अपन क्या करते हैं, टाइम भाई 6 महीना, 3 महीना, 2 महीने, उसको बोलते हैं उस टाइम पीरियड को एनालिसिस करना और आउटपुट देना, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, है ना जी। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 में क्या दे रखा हुआ है? अ लीन स्टार्टअप इज अ स्ट्रेटेजी यूज्ड किया गया डैश ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर। लीन स्टार्टअप क्या होता है? एक लीन स्टार्टअप मतलब नया स्टार्टअप होता है, या फिर कोई बंदा नया प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च कर रहा होता है। तो इन्होंने क्या बोला भाई, टू इनिशिएट न्यू कंपनी। एक लीन स्टार्टअप का मतलब नई कंपनी भी खोलना होता है, हाँ जी, या फिर नए प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना जी। ठीक है भाई। 41 क्या बोलता है? डैश इज द पावरफुल ब्लेंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स, स्ट्रेटेजिक टूल्स एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप। इसका आंसर है भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट। तुम्हारी बुक के अंदर गलत दे रखा हुआ है, 41 का आंसर
बी है, 41 का आंसर बी है, चेक करो। 41 का आंसर काट के लिख देना, 41 का आंसर है बी, ठीक है। 41 का आंसर बी है, आपकी बुक में गलत दे रखा हुआ है। क्या बोला गया है? डैश इज अ पावरफुल ब्लेंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केट को अपन मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केटिंग करना तो उसको मैनेज करोगे, तो उसको क्या है, वो एक पावरफुल ब्लेंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स। अपने को जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी तो उसके अपन बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से मीटिंग रखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ अपने को मार्केटिंग कराना है। स्ट्रेटेजिक टूल है और एक्सपीरियंस लीडरशिप है कि भाई तुमको मार्केटिंग अगर आती है ना तो तुम बहुत जल्दी मार्केट में ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, 41 का आंसर बी होगा, ठीक है। 42 में क्या दे रखा हुआ है? डैश इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग अ कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड ऑफ द टारगेट मार्केट। क्या बोला गया है? प्रोजेक्ट की पोजीशनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का क्या मतलब होता है? अपन ने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशन करके रखा हुआ है, बहुत हाई प्रीमियम मार्केट में उतार दिया। फॉर एग्जांपल आईफोन, नाम सुनते से ही ब्रांड समझ आता है भाई, क्या दम होगी ब्रांड के अंदर, ठीक है। बिस्लरी पानी, बिस्लरी पानी, एक 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 नॉर्मल बोतल में पानी रखा हुआ है, कितने में लोगे तुम? 20 रुपए में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और एक कांच की बोतल है, ठीक है, कांच की बोतल है, अभी यहाँ पे रखी नहीं मेरे पास, कांच की बोतल है, उसमें पानी तुमने भरा, ठीक है, उसमें लिख दिया बिल्कुल प्योर वाटर और हाँ बोले हेल्दी वाटर लिख दिया और 250 रुपए में बेच रहा है, तो बिक जाएगा। दैट मीन्स उनने अपनी पानी की या फिर अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रखी हुई है, पोजीशनिंग कर रखी हुई है, 250 रुपए में वो बिक जाएगा और तुम बिस्लरी का पानी 20 रुपए से ऊपर नहीं दोगे, है ना जी। सेम चीज इसका लेता हूँ मैं। एक पेन था, हाँ ये पेन है, ये पेन दिख रहा होगा। अब ये पेन 200 रुपए का पार्कर का पेन है, ठीक है। अब इस पेन के अंदर ये क्या डला हुआ है? ये रिफिल डला हुआ है, ये रिफिल डला हुआ है। अगर इस रिफिल को 20 रुपए के पेन के अंदर डाल के दोगे तो भाई 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में तुम बेचोगे मार्केट में। लेकिन अच्छी इन्होंने पैकिंग कर दी, नाम डाल दिया पार्कर, ठीक है, तो ये कितने में बिक रहा है भाई लोग? 200 रुपए में पेन बिकेगा। तो ये क्या है? प्रोडक्ट को इन्होंने पोजिशनिंग किया हुआ है, लग भी सुंदर रहा है, पोजीशन क्या हुआ है, वही चीज, क्वालिटी वही, क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी बट हाँ उन्होंने अच्छे खासे से उन्होंने पैकिंग वैकिंग अच्छी कर दी तो भाई क्वालिटी बढ़ा दी। इसको कहते हैं पोजीशनिंग करना। आप जितना अच्छा पोजीशनिंग करोगे, प्रोडक्ट को जितना अच्छा मार्केट में लेके आओगे, लोगों के माइंड में जितना अच्छा उसको बनाओगे, उतना आप अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे, उतनी आप कंपनी ऑफरिंग, मतलब कंपनी उतना उस प्रोडक्ट का पैसा ले सकता है, मांग सकता है, और दूसरी चीज अपनी इमेज बहुत अच्छी बनेगी। तो इसका आंसर पोजीशनिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 43 में थोड़ा सा क्या, ये काट देना, डायरेक्ट डैश 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 लिखा हुआ है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग न्यू प्रोडक्ट का पोजीशन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। मतलब पोजीशनिंग, पोजीशनिंग मतलब भाई अपन कस्टमर के माइंड में क्या पोजीशन बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये काट देना, ये डैश है कि भाई प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब होता है कि अपन क्या छवि बना रहे हैं कस्टमर के माइंड में, जी है ना। जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा क्या है? वॉशिंग पाउडर है वो, लेकिन अपन दुकान पे जाते हैं, बोलते भाई निरमा दे दो, अपन जाते भाई बिस्लरी दे दो। बिस्लरी का मतलब क्या? पानी की बोतल। बिस्लरी ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट पोजीशनिंग की रखी हुई है कि तुम किसी से बोलना बिस्लरी दे दो, बिस्लरी तो ब्रांड का नेम है भाई, बिस्लरी एक ब्रांड का नेम है। पानी की बोतल चाहिए ना तुमको, तुम डायरेक्ट बोलते भैया एक बिस्लरी दे देना, तो वो पानी की बोतल देता है। दैट मीन्स बिस्लरी ने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की हुई है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट पोजीशनिंग की हुई है, लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी छवि बना के रखी हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई। इनोवेटिव आइडियाज कम्स फ्रॉम सेवरल सोर्सेस इंक्लूडिंग अनरीजनेबल डिमांड्स, ठीक है, गोल्स एंड टाइम प्रेशर, अनरीजनेबल डिमांड्स एंड गोल्स एंड टाइम प्रेशर, रीजनेबल डिमांड्स एंड गोल्स एंड टाइम प्रेशर। मतलब क्या है भाई, जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका सोर्स क्या है? अनरीजनेबल डिमांड्स, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एक पोहा की दुकान है, वहां पे 100 लोग रोज पोहा खाने आते हैं, तो मेरा दिमाग चला बगल में दूसरी पोहा की दुकान अपन ने डाल दी, तो अनरीजनेबल डिमांड आ गई, ठीक है। अभी गोल्ड और सिल्वर में अनरीजनेबल डिमांड आई थी, ठीक है, तो उसके कारण इंसान अपना क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई अभी गोल्ड में और चांदी में बोले तो सिल्वर में बहुत हाई चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ब्रोकर बन के बेचना चालू कर दिया, गोल्ड और सिल्वर खरीदना बेचना चालू कर दिया, तो एक अनरीजनेबल डिमांड आ गई, ठीक है। तो इसलिए अपन इनोवेटिव आइडियाज अपने माइंड में आते हैं। दूसरा है गोल और टाइम प्रेशर, कि भाई कुछ गोल है, अपने को कुछ गोल अचीव करना है, इसलिए अपने को उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ इनोवेटिव चीज लेके आना है, ऐसा कुछ करके। तो भाई ये अनरीजनेबल डिमांड और गोल और टाइम प्रेशर के कारण ये अपने को इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई सीएमए फाइनल में अपने को रैंक 1 लेके आनी है, या फिर मैं बोलूँ कि भाई सीएमए फाइनल के जो बच्चे बार बार जो फेल हो रहे हैं उनके लिए अपन बहुत अच्छी क्लासेस दो, तो ये भाई एक
गोल को अचीव करना है, सीएमए फाइनल में बच्चों को पास कराना है। तो इनोवेटिव आइडियाज आ गए अपने माइंड में कि भाई को बहुत अच्छी क्लास दो, या फिर अपन टेस्ट सीरीज चालू कर दो, या फिर कुछ एमसीक्यू बुकलेट दो जिससे 30 आउट ऑफ 30 आ जाए बच्चों के। तो ये इनोवेटिव आइडियाज कहाँ से यार अपने को, अपन कुछ गोल सोचा होगा कि बच्चों को पास कराना है, तो ये गोल है, कैसे कराना है, वो इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू वो इनोवेटिव आइडियाज अपने माइंड में आते जाएंगे, है ना जी। फॉर एग्जाम्पल भाई 20C में बच्चों के अच्छे मार्क्स आते, मैंने क्लास चालू कर दी, तो ये आइडिया है मेरा। कहाँ से आया आइडिया, भाई गोल था एक सीएमए फाइनल के बच्चे, भाई सीएमए फाइनल में बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए, ये गोल था। तो आइडिया कहाँ से आएगा भाई, ये गोल से आया अपने को। चलो आओ, एंड डैश प्रोसेस इज अ सेट ऑफ स्टेप बिटवीन एन आइडिया कंसेप्शन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एक बंदे को आइडिया आया और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये इसको बोलेंगे इनोवेशन। किसी बंदे को आइडिया आया बहुत अच्छा और उसको इनोवेट कर दिया, तो एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इनोवेटिव प्रोसेस, इनोवेशन प्रोसेस। ठीक है, सिंपल चीजें है, कुछ नहीं फोकट की चीजें दे रखी हुई हैं, इनको समझाने का भी कोई मतलब नहीं है ना जी। अब इसका दूसरा वाला लिखा हुआ है रिसर्च, स्टार्टअप, कंसेप्चुलाइजेशन। रिसर्च करना, रिसर्च एक प्रोसेस है क्या, रिसर्च एक प्रोसेस हो क्या जिसमें कि आइडिया आएगा, इंसान आइडिया कंसीव करेगा, भैया माइंड में अपने आइडिया आया और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसको बोलते हैं इनोवेशन है भाई, इनोवेटिव चीज है। इनोवेशन करना, क्रिएटिव करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इनोवेशन और क्रिएटिव करना। ठीक है, नई चीज करना, उसको बोलते हैं भाई भाई बंदे के अंदर आइडिया आया और उसने इम्प्लीमेंट किया, है ना। चलो आओ 46 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट कॉल्ड 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशन। भैया एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने 4 तरीके के इनोवेशन बताए हुए हैं, स्टडी मेट के अंदर भी है, अपनी बुक के अंदर भी दे रखा हुआ है कि भाई 4 तरीके के बिजनेस इनोवेशन होते हैं। तुमको दिख रहा है क्या दोस्त, नहीं दिख रहा तो मैं जूम करता हूँ, अरे हाँ ठीक है। 4 तरीके के बिजनेस इनोवेशन होते हैं जो कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया हुआ है। ठीक है, मार्केटिंग इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन एंड प्रोसेस इनोवेशन। मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसी पर एमसीक्यू बना दिया। क्या क्या एमसीक्यू डाला हुआ है इन्होंने, कहाँ गया रे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट कॉल्ड 4 टाइप ऑफ इनोवेशन। कौन सा इनमें से 4 में से नहीं है, तो भाई मार्केटिंग पढ़ लिया, प्रोडक्ट पढ़ दिया, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, प्राइस इनोवेशन अपन ने नहीं पढ़ा, इसका आंसर है प्राइस इनोवेशन, है ना जी। चलिए ठीक है जी। थ्रू द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस व्हाट वी डू, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, बकवास चीजें लीव करो ना, ऐसे क्वेश्चन आते ना आएंगे। ठीक है, in startup world dash the powerful tool for owning in on a real consumer need and by passing costly hours and resources hypothesizing and experimenting with different solutions। क्या बोला रे, इन्होंने आंसर दे रखे 4 क्वेश्चन, तो अपने को समझ नहीं आया, अपन आंसर देखते हैं। डिजाइन थिंकिंग, प्लान थिंकिंग, स्टार्टअप थिंकिंग, डिजाइन प्लानिंग। अपन ने एक चीज पढ़ा था क्या, डिजाइन थिंकिंग करके अपन ने चैप्टर में चीजें पढ़ी हुई है, तो एक बार फिट करके देखते ना। स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर अगर अपन डिजाइन थिंकिंग करते हैं, ये डिजाइन थिंकिंग पावरफुल टूल है फॉर फोकसिंग, ऑनिंग मतलब फोकस करना ऑन रियल कंज्यूमर। डिजाइन थिंकिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी प्रोसेस होती है उसको बहुत अच्छे से करना, लाइक कोई प्रोसेस नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके से कुछ प्रोसेस चल रही है उसको बहुत अच्छे से रीडिफाइन करना, रीडिजाइन करना, जिससे हमारा टाइम बचे। फॉर एग्जाम्पल हम होटल्स में खाना खाने जाते थे, है ना जी, आज जोमेटो स्विगी आ गया तो खाना घर पे आ जा रहा है। ये क्या था भाई, डिजाइन थिंकिंग कर दिया, डिजाइन रीथिंकिंग कर दी इन्होंने। भाई प्रोसेस तो वही है, होटल्स वहीं पे है और कस्टमर भी है, खाना खाने जाते थे, उन्होंने क्या किया, एक जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दी, भाई तुम खाना खाने नहीं जाओगे, खाना तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये डिजाइन थिंकिंग है। डिजाइन थिंकिंग क्या बोलता है, इट्स अ पावरफुल टूल है। ठीक है, बहुत पावरफुल टूल है जो कि फोकस करता है रियल कंज्यूमर नीड। कस्टमर की नीड थी फटाफट खाना खाना है, ठीक है, फटाफट सामान चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है भाई, कस्टमर की नीड थी फटाफट अपने को सामान चाहिए। ठीक है, एंड पासिंग अ कॉस्टली आर्ट, अब सामान तुमको फटाफट चाहिए तो उन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी में बंदे रखे बहुत सारे जो कि राइडर्स होते जो सामान लेके आएंगे, खाना तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे, तो उन्होंने कॉस्टली आर्ट्स, बहुत सारा समय इन्वेस्ट किया कंपनी बनाने में, वो सारा प्रोसेस डालने में और रिसोर्सेज बनाने में। ठीक है, हाइपोथेसाइजिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट सॉल्यूशन, वो कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन लेके आए। डिजाइन थिंकिंग का ही मतलब होता है भाई अपनी जो ट्रेडिशनल प्रोसेस थी उसको चेंज करके नई चीज लाओ, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दो, अलग अलग तरीके से उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, तो इसका आंसर डिजाइन थिंकिंग होगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर इनहेरेंट प्लान थिंकर, स्टार्टअप थिंकर, डिजाइन प्लानर, डिजाइन थिंकर। सिंपल है, डिजाइन थिंकर अपन ने पढ़ा हुआ था, तो मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स हमारे डिजाइन थिंकर होते हैं। प्लान थिंकर हमने कहीं नहीं पढ़ा, स्टार्टअप थिंकर कभी नहीं पढ़ा और कहीं नहीं पढ़ा, डिजाइन प्लानर भी कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, तो अपना आंसर डी है, वैसे भी समझ जाओ, है ना।
नेक्स्ट वन, a lean startup attempts to solve problem scientifically by using specific principles या processes। तो भाई प्रिंसिपल प्रोसेस दोनों यूज करके एक लीन स्टार्टअप जो है अटेम्प्ट टू सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को। अब फोर्थ वाला दे रखा टेक्नोलॉजी। जो लीन स्टार्टअप है, अगर एक बात बताऊं मेरे को, इसमें 50 वाला जो क्वेश्चन है, अगर अपन यहाँ पे पढ़ें कि भाई लीन स्टार्टअप जो होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है किन किन चीज़ों को यूज करके, प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हो। हाँ जी, प्रिंसिपल सिद्धांत को यूज करके आप अपने लीन स्टार्टअप, नया जो स्टार्टअप है, नया प्रोजेक्ट है, उसमें आप प्रिंसिपल्स का यूज करो, प्रोसेस, नई नई प्रोसेस का यूज करो। अपन यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रिंसिपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आंसर बिल्कुल सही होता। आंसर सी सही है, ठीक है। अब अपन क्या भाई, आंसर सी भी सही है। देखो मतलब इसका अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई लीन स्टार्टअप में की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल से कर सकते हैं, प्रोसेस से कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। तीनों चीज से हम लीन जो स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब लेकिन अपने को आंसर में तुम देखो सबसे बेस्ट आंसर चूज करना है। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल से अगर लगा देंगे तो ये अपना गलत हो जाएगा कि भाई प्रोसेस नहीं लिया तुमने, ठीक है। और तीसरे वाले पॉइंट में लिखा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दोनों लिखा हुआ है, तो अपन इसको बेस्ट आंसर चूज कर लेंगे कि आंसर सी है, ठीक है। और अगर तुम इसकी फ्रेमिंग देखो, थोड़ी सी फ्रेमिंग ही गलत है यार क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत है। अगर मैं होता तो प्रिंसिपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी तीनों पे टिक करता, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा, तो अपने को आंसर सी डालना पड़ेगा, है ना जी। क्योंकि लीन थिंकिंग, लीन स्टार्टअप, कोई भी चीज नई स्टार्ट करो तो भाई प्रिंसिपल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ लगती है, ठीक है। तो उसका आंसर अपन सी लेके चल रहे हैं ना, टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग आर, प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करना, मैंने तुमको समझाया ना कि प्रोडक्ट की पोजिशनिंग ऐसी करो कि सामने वाले के दिमाग में और दिल में अपने ब्रांड का नाम छप जाए। जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर, बिस्लेरी हो गई, तो वो क्या बोल रहे हैं भाई, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग के। आइडेंटिफाइंग की बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड मैचिंग विद देम कस्टमर्स नीड, मतलब कि क्या हो गया, बिस्लेरी है, बिस्लेरी मतलब बहुत प्योर पानी लेके चलता है, दिमाग में आ गया कि भाई मिनरल वाटर है, तो भाई ये एक बहुत बेनिफिट देता है कि अपने को सिर्फ अपने को ब्रांड का नाम लेना है, ऑटोमेटिकली सामने वाला उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन बना के रखेगा। दूसरी चीज है फाइंडिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इवन व्हेन अ मार्केट चेंजेस। भैया एक अच्छा खासा एडवांटेज अपने को मिलता है अगर तुमने मार्केट में अच्छी खासी ब्रांडिंग कर रखी हुई है, सामने वाले के दिमाग में तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम है बिस्लरी, तो आदमी बिस्लरी 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 मांगेगा। जो अपना टाटा का कॉपर प्रोडक्ट आया, कॉपर पानी, टाटा ने भी पानी निकाला है कॉपर पानी के नाम से, कॉपर वाटर, ठीक है, मतलब कॉपर मिक्स है उसमें। तो आदमी क्या है, बिस्लरी और टाटा, इन दोनों में क्या कंपेयर कर रहा है, सबसे पहले वही बोलेगा भैया बिस्लरी देना, तो बिस्लरी दे देगा सामने वाला, ठीक है। तो मार्केट में बिस्लरी ने इतनी अच्छी खासी लोगों के दिमाग में इमेज बना के रखी हुई है। मीटिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, हाँ कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेगा बिस्लरी। बिस्लरी बोला मिनरल पानी दूंगा तो बहुत अच्छा क्वालिटी का पानी दे रहा है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। मतलब प्रोडक्ट पोजीशनिंग अगर आप करते हो तो इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ठीक है भाई। पोजीशनिंग प्रोसेस इज अ डैश प्रोसेस। अब इन्होंने नीचे पढ़ लो यार एक बार, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, रिटीरेटिव प्रोसेस, कंटिन्यूस एंड रिटीरेटिव, तो मैं आंसर लगा दूंगा क्वेश्चन को बिना पढ़े, कंटिन्यूस एंड रिटीरेटिव। क्या बोला गया कि पोजीशनिंग, प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हाँ जी। हम बार बार पोजीशनिंग करेंगे, ठीक है, अगर हमारी पोजीशनिंग मार्केट में नहीं हो पा रही, बार बार चेंज करेंगे चीज़ों को। और क्या लिखा, रिटीटेटिव, रिटीटेटिव मतलब होता है रिपीटेटिवली, बार बार प्रोडक्ट पोजीशनिंग करने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों के माइंड में हमारा ब्रांड का नाम छप सके। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज अ कंटिन्यूस एंड रिपीटेटिव process which companies do to ensure strong positive and stable positioning in consumers mind। देखो क्या होता है, एक बार किसी के माइंड में छवि बनाना और दूसरी चीज होता है स्टेबल छवि बनाना, भाई निरंतर वो छवि बनी रहे, तो उसको बोलते भाई आपको कंटिन्यूसली प्रोसेस करते, कंटिन्यूसली अपने को मेहनत करनी होगी, बार बार, जिससे आप मार्केट में आए, लोगों के माइंड में अपना ब्रांड इमेज बनाए और आगे बनते रहे, क्या बोलते हैं फ्यूचर में भी बनते रहे। तो इसलिए इसलिए अपने को कंटिन्यूसली अपने को मेहनत करना होगा, ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। 53 क्या बोलता है, डैश इज यूज्ड बाय होलसेलर एंड मैन्युफैक्चर बिजनेसेस दैट डील्स विद डायरेक्ट सेल। सिंपल है भाई, डिस इंटरमीडिएशन मॉडल के अंदर तुमको मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे, डिस इंटरमीडिएशन मॉडल के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर अपने सेलर को, वो कस्टमर को सामान बेचता है, बीच के जो सेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, उनको हटा देता है, जिससे सामान सस्ता मिलता है कस्टमर को, तो इसको बोलते हैं डिस इंटरमीडिएशन मॉडल, ठीक है।
फिर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग, फालतू का दे रखा, फिर भी पढ़ लो। ब्रांड पोजीशन का एग्जाम्पल दो कि भाई बिस्लरी है, बिस्लरी स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, एग्जाम्पल है। सिएट टायर बेटर ग्रिप के लिए माना जाता है, तो बोथ इसका आंसर है, बाकी बकवास चीज है, ठीक है। चलो 4 मॉड्यूल्स के मैंने 50 क्वेश्चन तुमको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलो कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, मेरे को व्हाट्सएप करना, कॉल करना, तुम्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए हमेशा सर्विस हाजिर है हमारी, ठीक है। चलो फटाफट यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जाना दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। दिखता है भाई कि कितना तुम लोगों ने फीडबैक दिया, क्या है भाई, अच्छी लगी वीडियो, क्या है कुछ तो बताओ दोस्त, कमेंट में लिख के जाओ, कुछ तो लिखो दोस्त। चलो बाय बाय, टेक केयर।